ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड। और कल जो एक चीज इसने पूछी थी, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन। मैंने उसका कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल निकाल के रखा है। तो ओके, तो जो मैंने उसने मुझसे जो सवाल पूछा था वो मैं पाथ सिलेक्शन वाला उसके ऊपर से जाता हूँ। जो हम कंटिन्यू जो कर रहे थे वो उसके ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन जो उसने एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा था, आई थिंक ये सवाल था। दिख रही है मेरी स्क्रीन? दिख रही? पाथ सिलेक्शन, यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये इसके ऊपर उसने सवाल पूछा था और बहुत जेन्युइन सवाल थे कि जब इन एनी केस अगर राउटिंग टाइप में चार अलग अलग प्रकार जो है, इंटरनल, सॉरी इंट्रा, इंटर और एक्सटर्नल में दो टाइप, इनमें से अगर कोई अगर राउट अवेलेबल रहे, जो मोस्टली तो इशू मतलब मोस्टली वो क्वेश्चन इन दोनों पे राइज होता है, E1 और E2 के लिए। लेकिन द क्वेश्चन वाज लाइक कि अगर चारों प्रकार में के रहेंगे तो फिर कौन सा वाला वो इस्तेमाल करेगा, व्हाट विल बी द पाथ सिलेक्शन प्रोसीजर। तो मैंने आज उसकी स्लाइड इसके अंदर में ऐड करी है, वो आई वांटेड टू शो यू। तो दिस इज व्हाट is about the path selection. So this section look at the actually simplified way में वही है कि intra, inter, then E1 if E1 is available, E2, N1, N2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वही उसी को आप थोड़ा अपन अंग्रेजी में समझते हैं। ओके, so this section look at this route type in depth so that you can understand the role they play in the OSPF routed network. The four type of OSPF routes are as follows: intra routes, route to network within an area. Next is within an area, inter area route to the network in another area. ठीक है, ये दो राउटर के दो नेटवर्कों के बीच का एरिया। उसके बाद में आ जाते हैं E1 और E2। तो E1 के अंदर में वो एरिया टू एरिया का भी डिस्टेंस काउंट करेगा और आपका इंटर मतलब लोकल एरिया का भी काउंट करेगा। तो दोनों कॉस्ट काउंट होगी। और E2 के अंदर में ऐसा नहीं होगा। E2 के अंदर में जो एडवर्टाइजिंग एरिया है सिर्फ उसी के राउट को वो एक्सेप्ट कर लेगा। इट विल नॉट कंसीडर एनी अदर थिंग। so that is what is E2. okay, and let me, आज फिर मैंने वो ड्रॉ वाला चालू किया है। let me see if it works. ओके, कहाँ का एग्जाम्पल ये वाले को क्लिक करना पड़ेगा, कोई सा क्लिक करेंगे। ओके, दिस विल बी ओके। न्यू, ओके, ठीक है। तो आज पेन चलेगा तो अच्छी बात है। नहीं, दूसरा साइड में गया। ओके, वेट ए मोमेंट है, मैं इसको इस तरफ में लेके आता हूँ और फिर स्क्रीन दूसरी वाली शेयर करता हूँ। दो स्क्रीन है तो थोड़ा पंख कर रहा है। ओके, न्यू शेयर, वेयर इज न्यू शेयर? न्यू शेयर 1 शेयर। ओके, हाँ, दैट्स गुड, दैट्स ओके। तो इस एरिया के अंदर में जो है और इस एरिया के अंदर में जो दोनों अलग अलग एरिया हैं, दो अलग अलग एरिया हैं। तो हमारा जो E1 और E2 जो था, E1 एंड E2, अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की हुई है तो E2 बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। और E2 के अंदर में क्या होता है कि E2 के अंदर में ये जो एडवर्टाइज कर रहा है बस उसी को कंसीडर करता है वो एज ए कॉस्ट। ओके, लेकिन E1 के केस में क्या करेगा, ये दिख रहा है क्या डायग्राम?
ओके, तो सपोज करें कि ये कनेक्टिविटी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर E2 होगा तो सिर्फ यहाँ से जो कॉस्ट इसने सेंड की हुई है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका OSPF का इन एनी डिवाइस। और E2 के केस में इसने अगर बोला कि मुझको पहुंचने के लिए डिस्टेंस इज 20, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस डोमेन, इन दिस प्लेस, एवरीवेयर। सब जगह पर कोई क्या होगा कि फिर वो कॉस्ट को सिर्फ 20 मानेगा। बट अगर E1 है तो E1 के अंदर में वो क्या करेगा, अपने इंटरनल कॉस्ट को भी ऐड करेगा। जैसे कि यहाँ पर की कॉस्ट 10 थी, यहाँ पर की 10 थी, तो ये 10 10 10 40 हो जाएगा। तो ये मोर फाइन ट्यूनिंग ऑफ द, क्या बोलना चाहिए आपका, डिस्टेंस, फाइन ट्यूनिंग ऑफ आपका राउटिंग, फाइन ट्यूनिंग ऑफ राउटिंग बोल सकते हो आप, मतलब ग्रैनुलरिटी इसमें ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके बारे में उसने बाकी भी चीजें बताई हुई है। ओके, कि ये किस केस में यूज करना है, दैट वी सी नाउ। ओके, तो ओके, कैसा है, ये तो समझ में आएगा कि ये ओ जो रहेगा, देखो मैंने रेड में करके रखा हुआ, ओ वाला राउट है तो वो प्रिफर्ड है। उसके बाद में इंटरनल है, उसमें प्रिफर्ड ये है। और उसके बाद में आते हैं फिर आपके E1 E2 और N1 N2। ओके, तो इसी को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। नोइंग द राउट टाइप हैज एन ऑब्वियस इंपॉर्टेंस, however it is equally important to know how route types are identified in a IP routing table। तो पहले तो ये स्लाइड इस चीज को दिखाने के लिए कि आप पहचानोगे कैसे, अगर आपको देखना है कि कौन से राउट है। तो ये कमांड चलाओगे आप, सो IP राउट, तो उसमें ये है सारे OSPF मैंने रेड में करके रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लाल कर रखे हैं, तो ये है, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। ये ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पर, और नीचे में शो IP राउट टाइप का आउटपुट जो रहेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा फिर। ठीक है, अब पाथ सिलेक्शन की जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताई, तो उसके अंदर में इंट्रा एरिया सबसे पहला, फिर दूसरा इंटर एरिया, फिर E1, फिर E2, और फिर NSS टाइप अगर है तो N1 N2। अब इन डिफॉल्ट सिनेरियो पहले E1 लिखा जरूर है, लेकिन यूज में ये आएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर आपने E2 को E1 बनाया है अपने नेटवर्क के अंदर में, E2 को E1 बनाना पड़ता है आपको। ओके, तो आपने OSPF को जब मैनिपुलेट किया है कि we will like to use E1 metric type rather than going for E2, तो E2 metric इस्तेमाल करने के बजाय हमारी इच्छा ये है कि हम E1 metric यूज करते हैं। इन दैट केस अगर E1 और E2 दोनों रहे तो प्रीफर फिर E1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो मोर डिटेल्ड राउट है उसके अंदर में। ऑलराइट, so E1 metric result in route adding the internal OSPF metric to the external route metric. They are also expressed in the same term as OSPF link state metric. The internal OSPF metric is the total cost of, अच्छा इंटरनल मेट्रिक क्या होता है, ये अगर आप इंट्रा एरिया वाले देखोगे तो वो सिर्फ सभी लिंक की कॉस्ट को प्लस कर देगा, और दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन। The OSPF costs are incurred to get there. These costs are calculated by router that want to reach the external route. E2 metric do not add the internal OSPF metric to the cost of the external route. तो external route के जो cost है उसमें आपकी वो internal metric add नहीं करता। They are also the default type used in OSPF. The E1 metric is the generally preferred. The use of E2 metric assume that you are routing between autonomous system. Therefore, the cost is considered greater than any internal metric. This eliminates the need of to add the internal OSPF metric. तो E2 के केस के अंदर में इंटरनल मेट्रिक ऐड नहीं होती। ठीक है, अब कब हमें इसको यूज करना है, when to use E1, when to use E1 route, even though an external type 1 route commonly referred to as E1 in OSPF is not the default. It is in fact usually preferred.
This preference comes from the root belief that OSPF as a routing protocol which use cost as its metric should never disregard cost from making routing decision. Therefore, even routes are preferred by many because they take into account the cost of the link of the to the external network wherever you are in the OSPF AS. तो ये 3 सिनेरियोज हैं जहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं इवन को. अगर इवन रहेगी तो फिर वो इवन ही प्रीफर होगा. ठीक है. As a result, many people configure OSPF to alter all external route by changing them all to even, thereby ensuring that cost is always considered. In addition to this blanket belief, consider using even route using the following circumstances. ये circumstances जिन circumstances के अंदर में तो क्या करते हैं कि ओवरऑल जो है ना E2 जो डिफॉल्ट बिहेवियर सभी सभी एक्सटर्नल राउट तो अपने आप में E2 ही कहलाएंगे. ओके. अब अगर किसी को अगर यूज करना है E1 तो क्या करना पड़ेगा, E2 टाइप को E1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके. और इन दैट केस वो सारे ही राउट को E1 में कन्वर्ट कर देते हैं, करना पड़ता है. ओके. तो यूर और सर्कमस्टांसेस क्या है E1 को लेने की, वो सर्कमस्टांसेस ये दो दिए हुए हैं. योर नेटवर्क हैज मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स फ्रॉम योर OSPF AS टू द सेम एक्सटर्नल नेटवर्क. तो वो जो एक्सटर्नल नेटवर्क है आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके राउट्स हैं E2 राउट्स है अभी की तारीख में. ओके. उसको पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं या एक से ज्यादा रास्ते हैं. एक रास्ते हैं तो फिर E2 जो डिफॉल्ट बिहेवियर वही रहने दो, उसमें कोई मतलब नहीं इसको छेड़ने की. लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है ना, तो आप E1 यूज करो. अब E1 यूज करने का आप थिंक ओवर इट कि फायदा क्या हुआ. फायदा ये हुआ कि दोनों राउट के एक बैंडविड्थ और सब कुछ सेम तो रहने नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा. तो अगर हम E2 यूज करेंगे तो हमारा जो नेटवर्क के अंदर में उस डेस्टिनेशन को जाने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो राउट्स है, जो जो उसकी मैट्रिक है, वो डिफरेंशिएट तो होएगी नहीं. तो वो ECMP के हिसाब से दोनों के ऊपर में भेज दिया करेगा अगर आप E2 डिफॉल्ट रखते हो तो, है ना. लेकिन हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने बराबर दोनों तरफ 10-10 MB की लिंक ली हुई और दोनों की दूरियां भी बराबर है. ISP दोनों अलग हो सकते हैं, किसी की कॉस्ट अलग हो सकती है, किसी में बैंडविड्थ अलग हो सकती है. तो इन दैट केस आपको ज्यादा अकलमंदी वाला काम ये होगा कि इवन इस्तेमाल करें. एक का जो कॉस्ट है वो इट विल बी obviously different from the other one. So the better one will be chosen most of the time and then आप उसके ऊपर में ट्रैफिक भिजवा सकोगे. तो पहला सर्कमस्टेंस तो ये बता दिया उसने. ठीक है. The use of E1 route would allow router to choose the shortest path to the internet from them. ठीक है. दूसरा क्या है, दूसरा सिनेरियो, your network has multi paths to a single external network from many destination. For example, a large and extremely mesh network. अभी क्या बोल रहे कि आपके नेटवर्क से उसी डेस्टिनेशन के लिए कई सारे पाथ हैं डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट जगह से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज एंड एक्सट्रीमली मेश नेटवर्क, अगेन द E1 route type allow router to determine the shortest path to the destination. तो हमारे पास में डिफरेंट लोकेशन थी और उसमें भी क्या है कि डिफरेंट लोकेशन के अंदर भी डिफरेंट हर जगह से उस एक्सटर्नल नेटवर्क को रीच करने की फिजिबिलिटी थी हमारे पास में इन दैट केस. तो उसके ये होगा. अब E2 कब यूज करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट है OSPF का और ये यही चलता है. यही जब तक आप उसको मैनिपुलेट नहीं करो तो यही रहेगा हर नेटवर्क के अंदर. तो क्या है, सम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आर नीड बाय एंड नीड डिफॉल्ट ऑफ. जो डला हुआ है वो उसमें कोई सेक्टर पैटर्न है ही नहीं है. तो some defining characteristic and need of E2 routes are as follows. The default route generated by stub area border router is an E2 route into the subnetwork area, stub area, because the stub network is usually simple in its topology. There is just one. वो तो सिंगल जो कि स्टेप एरिया है हमारा, उसकी उसमें जो हमने कंडीशन लगाई थी कि वो एक ही ABR से कनेक्टेड होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आपको राउटिंग में दिक्कत नहीं आएगी. तो वो सिनेरियो के अंदर में E2 ही रहने देना उचित होता है क्योंकि ABR जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड नेटवर्क एरिया होता है और उसके अंदर में रास्ता जाने का और आने का एक ही है. तो उस केस में E1 को अननेसेसरी आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं. योर नेटवर्क इज नॉट वेरी लार्ज एंड दस यू डू नॉट नीड E1 राउट. तो ये दूसरा कारण हो गया E2 यूज करने का. इतना भी बड़ा नेटवर्क नहीं है आपको E1 यूज करना पड़े. ओके.
OSPF एरिया हमने कल देख लिया था। अब हम चलते हैं वापस जहाँ पर हम आज जो करने वाले थे। ओके, टाइप ऑफ, यहाँ पर टाइप ऑफ OSPF राउटर। ठीक है, किसी को कुछ इसमें पूछना हो अभी तो आप पूछ सकते हो, कोई सवाल बना हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, कोई सवाल नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो नेटवर्क टाइप, OSPF नेटवर्क टाइप। OSPF नेटवर्क टाइप जो है, एक ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट, एक हो गया नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस, एक हो गया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, और एक हो गया ब्रॉडकास्ट। तो ये चार हैं, और किसी जूनिपर में कुछ थोड़ा बहुत एक लूप बैक भी बताएगा नेटवर्क टाइप, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये चार सिस्को के संदर्भ में देखें तो ये चार नेटवर्क टाइप है। पॉइंट टू पॉइंट इज सिंपल। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ईथरनेट लिंक रहती है हमारी, हमारी लिंक ईथरनेट रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर भी पॉइंट टू पॉइंट लिख के उसको पॉइंट टू पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट जब कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर में मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस 254.0.0.5 और 6, ये वाले जो हैं, ओके, वो बात बाद में करते हैं मल्टीकास्टिंग की। पहले ये टाइप देख लेते हैं। तो पहला एक हो गया पॉइंट टू पॉइंट, जो कि सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, जबकि आपकी सीरियल लिंक है, तो उसको आप पॉइंट टू पॉइंट बनाना है आपने। ठीक है, ये सेम होने चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है, अगर एक तरफ पॉइंट टू पॉइंट दिए तो दूसरी तरफ भी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका ये सब मिस्टेक हो जाएगा, जो नेबरशिप अपने आएगी, ऐसे सब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला टाइप जो है ब्रॉडकास्ट टाइप, a network type that connects two or more OSPF router over a broadcast medium such as Ethernet or FDDI. Neighbor relationship are developed using OSPF hello. From that, a designated router and backup designated router are formed via adjacency. तो ये है कुछ, ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि मैं इसका न्यू ओके, तो इसमें देखते हैं हम कुछ इस तरह से। स्क्रीन यहाँ पर है, ओके ओके, ठीक है, मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा, ये खोल के जैसा बना उस पर बना देता हूँ। ठीक है, तो हम दो डिवाइस लगाए हमने। ठीक है, इथरनेट से कनेक्टेड है ये हो जाता है आपका। इसके ऊपर में आप बाय डिफॉल्ट, इथरनेट कैसा होता है, इथरनेट के ऊपर में कुछ इस तरह से नेटवर्क बनते हैं ऐसे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मतलब ये अगर कुछ बोलता है तो इधर पहुंच जाएगा, ये जो अगर कुछ बोलता है तो इधर पहुंच जाएगा। जो हमारा जो इथरनेट का ये है कि इथरनेट नेटवर्क के अंदर में ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म से ट्रैफिक जाता है। ठीक है, जिसको जो लेना है तब ले सकता है वो। तो ये हो गया आपका टाइप पहला, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, दूसरा सिनेरियो है आपका ये आखिरी वाला, पॉइंट टू पॉइंट। तीसरा सिनेरियो जो है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। तो नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि डिवाइस जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं, VLCI या VMI, मतलब एटीएम और फ्रेम रिले के अंदर में क्या मैकेनिज्म होता है कि एक
डिब्बा ऐसा बीच में लगा रहता है एटीएम और फ्रेम रिले दोनों का, ठीक है। उनका इंटरनल नेटवर्क कैसा भी रहे ये हमको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करता है यहाँ पर कुछ एक आईपी एड्रेस के बदले आपको वीएमआई दे देता है, वीसीआई या वीएमआई, दो नाम होते हैं वीसीआई एंड वीएमआई। तो यहाँ पर क्या करता है वो 100:100 करके आपको कुछ दे देगा वैल्यू एक। ये समझ लो कि इस केस के अंदर में ये होता यूं है कि ये अपना इंटरनली कैसे भी कुछ करता हो हमको, लेकिन ये सिर्फ एक चीज दे देगा हमको, एक इन्फॉर्मेशन दे देगा जो हमको यहाँ पर कनेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में इसका यहाँ पर मैश नेटवर्क भी हो सकता है अंदर में, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो बन जाता है इसके अंदर में। उसके अंदर में क्या होता है कि फिर बीडीआर डीआर बनेगा कि नहीं बनेगा, और स्टैटिकली असाइन करने के पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, ये डिफरेंस आ जाता है इस चीज के अंदर में। इसी का दूसरा सिनेरियो जो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाले के अंदर में, a method of configuring NBA that allow OSPF to operate as if it is router were connected to point link instead of via an NBA network। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाले केस के अंदर में है कि एक पॉइंट से कई पॉइंट पे कनेक्टेड रहते हैं, जो फ्रेम रिले का जो रहता है। तो इन दोनों में तो एक माइनर से डिफरेंस है, वो हम देखते हैं, ठीक है। फ्रेम रिले के सिनेरियो के अंदर में क्या होता है कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बीच का वो उसकी कोई हमको जानकारी नहीं रहती है, लेकिन हब एंड स्पोक टाइप ऑफ कनेक्टिविटी रहती है इसके अंदर, कि एक हब रहता है और दूसरे सारे स्पोक, हाँ दूसरे सारे स्पोक रहते हैं। तो क्या होगा कि आपका ट्रैफिक लेकिन इन दैट केस सारे टाइम पे आपके हब से होता हुआ जाएगा, उस केस के अंदर में हब के साथ में ही सारी कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये चार प्रकार के अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं जो कि हमारे ओएसपीएफ के अंदर में होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चार प्रकार के नेटवर्क टाइप होते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं मोर डिटेल में बाद में, जब हम लैब्स करेंगे तब एक साथ इसके एक एक करके सिनेरियो बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज टाइप। मैसेज टाइप के अंदर में आपके OSPF यूजेस 5 मैसेज टाइप। एक हो गया हेलो, एक हो गया डेटा डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, और चौथा हो गया लिंक स्टेट अपडेट, ठीक है। हेलो का क्या काम है? डिस्कवर एंड मेंटेन द नेबर टाइप, या नंबर बोलेंगे हेलो का। पहला ये पहला पैकेट है ये OSPF का, जो जिसका काम है डिस्कवर एंड मेंटेनिंग नेबर। तो जब डिस्कवर हो जाता तो मेंटेन करने का भी काम है कि थोड़ी थोड़ी देर में हेलो मैसेजेस जाएंगे। दूसरा टाइप जो है वो है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, सॉरी, समराइज डेटाबेस कंटेंट। तो ये आपको काम में आ जाता है डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जो है ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट है टाइप, और नंबर जो है इसका 3। रिक्वेस्ट LSA दैट नीड टू बी डाउनलोडेड और रिक्वेस्टेड। जब ये वाले जो डेटा डिस्क्रिप्शन की प्रोसीजर चालू होएगी तो उसके बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक डिवाइस के पास कम है तो वो he will use this one, okay। The request LSA that need to be downloaded to requesting routing only sent during exchange load and loading or full state। तो हेलो वाला जो है हेलो, इसको और टेक्निकल डिटेल में जब हम जाएंगे तो इससे कुछ चीजें, कुछ स्टेट प्रभावित रहते हैं और कुछ स्टेट प्रभावित रहते हैं, ओके। तो ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट का जो काम आएगा वो इस टाइम पर आएगा जब एक्सचेंज लोड, जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट आर द स्टेट ऑफ OSPF फ्रॉम आइडल टू एक आइडल इनिट, और फिर एक्सचेंज एक्स स्टार्ट लोडिंग फुल, ऐसा करके जो बताते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है उसके बीच में, ठीक है। लिंक स्टेट अपडेट, जब किसी ने रिक्वेस्ट करी तो ये अपडेट करेगा, टाइप 4 लिखा रहेगा उस पैकेट के अंदर में, ओके। कंटेन ए लिस्ट ऑफ LSA दैट आर टू बी अपडेटेड ऑफन यूज्ड इन फ्लडिंग एज डिस्कस्ड इन द लेटेस्ट चैप्टर। तो ये बाद में आएगा।
लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट एज यूजुअल जिसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं हम, जब हमारी चिट्ठी आ जाती है, क्वेरी आ जाता है तो हम एक्नॉलेजमेंट भिजवाते हैं। तो ये टाइप 5 है और ये है एक्नॉलेज द पैकेट सेंट आउट ड्यूरिंग फ्लडिंग टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ द फ्लड। तो इसके अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं, वो भी आगे समझेंगे। अब इन देखो जैसे हेलो से और इससे इनके अपने अपने एक स्टेट ऑफ मशीन स्टेट्स है। ओएसपी स्टेट्स में हेलो जाएगा इनिशियल, पहले डाउन रहेगा आपका नेबर स्टेट, फिर इनिशिएट जब होगा जब इसने हेलो भेजा है और उसके अंदर में RID भेजा हुआ है, ठीक है, राउटर आईडी। इनिट से 2 वे में चला जाएगा जब ये इसकी RID इसके अंदर में डाल के रखेगा और बोलेगा कि भाई मुझे आपकी RID मिली। फिर 2 वे, अच्छा 2 वे जो है ये 2 वे ओनली ब्रॉडकास्ट सिनेरियो के अंदर में पाया जाएगा। तो नहीं तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, डाउन इनिट यहाँ आ जाएगा। ये LSA टाइप 2 के केस में एप्लीकेबल है। जब लैन नेटवर्क है तब टाइप 2 आता है, और लैन नेटवर्क के अंदर में टाइप 2 इज ऑल्सो ओके, मतलब कोई नेबर जो है वो टाइप 2 भी रह सकता है, और उसके बावजूद ये नहीं होगा कि ये गलत है, गलत नहीं है, वो 2 वे स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर DR और BDR फॉर्मेशन होते हैं। तो DR BDR के साथ में वो फुल रहेंगे, लेकिन आपस में वो 2 वे भी रह सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी चीज थोड़ी रिलेटिव है उनको भी साथ में बता रहा हूँ, ओके। उससे क्या दिमाग के अंदर में तो जाएगी, हालांकि हो सकता है कि इस बात का कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बात अभी आपके माइंड में आगे चल पे रह जाएगी, ओके। दैट्स व्हाई देन एक्स स्टार्ट, इसमें यहाँ पर DR इलेक्शन होगा इफ नीडेड, और उसके बाद में एक्सचेंज, ऊपर उसने बताया था कि एक्सचेंज लोड और फुल के अंदर में आपका ये वाला आएगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ से ये जब तक ये देखो डॉट 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 बना हुआ ना, ये चलता रहेगा इन स्टेज के अंदर में, एक्सचेंज लोड और फुल के बीच में, जब तक ये फुल नहीं हो जाता तब तक ये LSR और LSR और LSU जो है वो आते जाते रहेंगे एक दूसरे के पास में जब तक ये फुल नहीं हो जाता। फिर आपका डेटाबेस जो है फुल हो जाएगा, और ये डेटाबेस फुल होने का मतलब है कि जो नजरिया इस राउटर का है उस अपने एरिया का, वही नजरिया इसका भी, जो दृष्टिकोण इसका है वही दृष्टिकोण इसका भी, जो समझदारी इसके पास में है नेटवर्क के बारे में वही समझदारी इसके बारे में। तो एरिया के अंदर में, एक एरिया के अंदर में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में ऐसा होता है कि एक बार सब नेटवर्क अगर सिंक्रोनाइज हो गया है तो पूरे नेटवर्क का डेटाबेस, पूरे नेटवर्क के एक एरिया का डेटाबेस एकदम सेम रहेगा सभी, किसी का भी अलग नहीं है। 100 राउटर अगर है तो सभी के अंदर में, और डेटाबेस में अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम चीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, वही चीज को, ओके 10 मिनट के अंदर में एंड होने वाली मीटिंग, ओके नेक्स्ट। तो वही चीज को हम यहाँ पर समझते हैं, वही चीज को डीप डेफिनेशन के साथ में यहाँ पर समझाया हुआ है, ओके। डाउन, तो मैं इसे रीड कर देता हूँ क्योंकि इट्स बेटर टू नो इट पॉइंट वाइज, जैसे किताब के अंदर में, ओके। OSPF डाउन है, सबसे पहले हमने राउटर OSPF प्रोसेस आईडी कमांड डाली, राउटर OSPF चालू हुआ, उसके अंदर नेटवर्क कमांड डाली, एरिया डाला और हमारा OSPF चालू हुआ, ओके। व्हेन राउटर फर्स्ट स्टार्ट OSPF इट इज डाउन ऑन ए लिंक, डाउन means they have not discovered any neighbor yet. Next, OSPF will then go into attempt, तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, attempt, डाउन से attempt पे आ गया, to contact its neighbor by sending hello packet। hello packet उसने जैसे भेजा तो वो attempt स्टेट में आ गया। राउटर A start init by sending hello with its RID। तो राउटर 1 ने ये प्रक्रिया स्टार्ट करी और उसमें उसने अपनी जो राउटर आईडी RID बनाई थी प्रोसेस आईडी कमांड से, राउटर आईडी कमांड से, वो अपना उसमें चिपका के दे दीजिएगा सामने वाले को। राउटर B रिसीव राउटर A हेलो पैकेट बट डज नॉट सी इट्स ओन RID इन द पैकेट।
राउटर भी सेंड ए हेलो पैकेट टू राउटर ए, द पैकेट हैज बोथ RID इन इट। तो अब जब बी वापस में जब कम्युनिकेशन करेगा ए के साथ में, तो दोनों के RID उसके अंदर में होंगे। ओके, नाउ अब ये काय में आ गया, इनिट स्टेज में आ गया ये। ओके, राउटर है सेंड हेलो पैकेट विद राउटर बी RID एंड दे विल हैव टू डिसाइड ऑन दी DR एंड हेलो टाइमर बाय द पॉइंट एज वेल। तो अब इसके बाद में जो 3 वे हैंडशेक जैसा खेलोगे, अब वापस से R1 या ए डिवाइस जो है वो वापस से सेंड करेगा इसके अंदर में हेलो टाइमर की इंफॉर्मेशन। हेलो टाइमर सेम होने चाहिए, डेट टाइमर सेम होने चाहिए, तभी नेबरशिप फॉर्म हो सकती है। ओके, तो अब राउटर ए के पास में उसकी भी राउटर आईडी है और उसके पड़ोसी की भी राउटर आईडी है, तो ये दोनों डालेगा वो, और साथ में आपके हेलो टाइमर और ये सब भेजेगा। तो इनिट से अब आ जाएगा 2 वे में। 2 वे सिर्फ आपके ब्रॉडकास्ट एनवायरनमेंट के अंदर में रहेगा, तो नहीं तो ये स्किप करा जा सकता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन OSPF राउटर एंड दे आर कंसिडर्ड नेबर एट दिस स्टेप। तो ब्रॉडकास्ट में ये आपस में एक नेबर कहलाने योग्य होगा इस स्टेज में, और इस स्टेज को बोलते हैं 2 वे। एक्स स्टार्ट जो है इसके बाद में थर्ड स्टेप है, और ये नॉन ब्रॉडकास्ट के लिए सभी के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट टू पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। स्टेप 3, स्टेप 2 will always come in the scenario where Ethernet is involved or broadcast domain is involved. Okay. एक्स स्टार्ट के अंदर में क्या होगा, राउटर बिकम मास्टर स्लेव। देखो ये मास्टर स्लेव अलग बात होगी और DIR और BTR अलग है। ये मास्टर स्लेव है विथ रिस्पेक्ट टू सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड आस्किंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राउटर बिकम मास्टर स्लेव एंड एग्री अपॉन डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इनिशियली सीक्वेंस नंबर। तो अब वो DD पैकेट जिसको बोलते हैं उसका काम चालू हो गया। तो जो DD पैकेट के अंदर में जो इंफॉर्मेशन थी सीक्वेंस नंबर, उसके नजरिए से उसके 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 उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट बना करके ये अब आपस में हम अब हमारी खुद की इंफॉर्मेशन शेयर करना चालू करेंगे। तो इस प्रक्रिया के अंदर में सीक्वेंस वही TCP में जो ऐसा होता है, उस तरह से पैकेट आएंगे जाएंगे, ऐसे DD पैकेट एक्सचेंज होते जाएंगे, और फाइनल ये इसकी जरूरत तब खत्म हो गई जब ये लोड पे आ जाएगा। तब DDR एक्सचेंज 1 पैकेट एट ए टाइम बैक एंड फोर्थ अंटिल द LSDP आर सिंक्रोनाइज। मतलब जब तक के दोनों के डेटाबेस सही नहीं हो जाते 100%, तब तक कि ये DD आना जाना करता रहेगा। ओके, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट एंड अपडेट आर सेंट टू गेट मोर रिसेंट LSA दैट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड इन एक्सचेंज स्टेट। तो ये LSU और आपका LSA, ये यहाँ पर जो चीजें कम थी उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे इस जगह पर लोडिंग पे, और फिर ये फुल स्टेट में आ जाएंगे। फुल स्टेट में जब आ जाएंगे तब इनके जो डेटाबेस है उसको उसका एडजेसेंसी कहते हैं उसको, और जो फुल स्टेट में नहीं आता 2 वे में रहता है उसको नेबर कह सकते हैं। मतलब हम पड़ोसी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फुल स्टेट तब आएगी जब हम दोस्त भी अच्छे होंगे। तो ये नेबर रिलेशनशिप जो है, नेबर रिलेशनशिप इज शेयरिंग ऑफ फुल तभी आएगी जब इफ यू आर शेयरिंग योर डेटाबेस इंफॉर्मेशन, योर हाँ डेटाबेस ही वर्ड है उसका, और कोई वर्ड नहीं है। आपका जो आपकी जो पूरा नॉलेज ऑफ राउटिंग है आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस का, वो जब आप अपने पड़ोसी से शेयर करोगे तब आप उसके फुल स्टेट में आओगे। ठीक है, एडजेसेंट कहलाओगे उसके बाद में। ठीक है, तो नाउ टाइप ऑफ LSA। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का टाइप ऑफ LSA के बारे में। तो जो LSA टाइप 1, LSA टाइप 2, LSA टाइप 3, 4, 5 की बात करिए और 7 की बात करिए, बीच में अगर बात तो नहीं करी कम से कम NSSC की जो बात करी टाइप 7 की, तो वो उस चीज की डिटेल्स जो है अब आएगी इसके बाद में। ठीक है, तो अब हमारे पास में 3-4 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, किसी को कुछ इसके अंदर में पूछना हो तो यू कैन आस्क। ओके, मैं म्यूट करूँ मेरा।